ठंड का मौसम था और एक छोटे से गांव में रहीम अपनी पत्नी कोमल के साथ प्यार से रहता था। उनके घर की परिस्थितियां बेहद नाजुक था। रहीम किसी तरह दूसरों के खेतों में मजदूरी और खेती बाड़ी करके अपने घर का खर्च चलाता था। एक दिन जब रहीम काम पर निकलने ही वाला होता है, तभी वह कोमल को आवाज देकर बुलाता है। अरे भाग्यवान, तुम कहाँ हो? मैं काम पर जा रहा हूँ, जरा बाहर तो आ जाओ। पति की पुकार सुनते ही कोमल तुरंत बाहर आ गई। कोमल, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। बाहर बहुत तेज ठंड चल रही है, तुम्हारे पास गर्म कपड़े भी नहीं हैं, कहीं तुम्हें जुकाम ना हो जाए। गरीबी इस कदर बढ़ गई है कि मैं तुम्हारे लिए ढंग का एक गर्म कपड़ा तक नहीं ला पा रहा। यही बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। कोई बात नहीं जी, बुरे दिन तो हर किसी के जीवन में आते हैं। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, आप भी अपना ख्याल रखना। जितना जल्दी हो सके काम निपटा कर घर लौट आना, क्योंकि ठंड दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है। हाँ भाग्यवान, ठीक है, मैं जितना जल्दी हो सके काम निपटा कर घर आ जाऊंगा। सच में ठंड दिन ब दिन बहुत बढ़ता जा रहा है। मुझे जितना जल्द हो सके हम दोनों के लिए गर्म कपड़ों का इंतजाम करना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है, आप अब जल्दी निकल जाइए, तभी तो जल्दी लौट भी पाएंगे। मैं आपका इंतजार करूंगी, बस आप अपना ख्याल रखना। ठीक है भाग्यवान, मैं निकलता हूँ। तुम दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लेना और हाँ, अपना ख्याल रखना। ऐसे ही रहीम अपने काम पर निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते रहीम की मुलाकात अजय से हुई। अजय रहीम का बहुत ही अच्छा और पुराना दोस्त था। अरे रहीम मेरे यार, कैसा चल रहा है? भाभी जी बिल्कुल ठीक है ना? और ये बताओ, इतनी ठंड में तुम कहाँ निकल पड़े, वो भी बिना कोई गर्म कपड़ा पहने? ठंड लग जाएगी भाई। अरे अजय, अब तुझे क्या ही बताऊं। ऐसी गरीबी छाई है कि गर्म कपड़े खरीदने तक के पैसे भी जुट नहीं पा रहे। दूसरों के खेतों में मेहनत करके जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, वो तो घर का राशन लेने में ही खत्म हो जाता है। तेरी भाभी के लिए भी गर्म कपड़े लाकर नहीं दे पा रहा हूं मैं। यही सबसे ज्यादा दुख खा रहा है। अरे रहीम, तू ज्यादा चिंता मत कर। बुरे दिन सबके आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान हार मान ले। तू तो वैसे भी बड़ा मेहनती है। भगवान जरूर तेरी जिंदगी में फिर से रोशनी लाएगा, ये मैं दिल से कह रहा हूं। हाँ अजय, अब बस उसी अच्छे दिन का इंतजार है मुझे। और तेरी भाभी को देखकर दिल और भी दुखता है। इतनी ठंड में मैं उसके लिए एक गर्म कपड़ा तक नहीं ला पा रहा। मेरे लिए गर्म कपड़े हों या ना हों, कोई बात नहीं, लेकिन कोमल के लिए तो कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ रहीम, तू इतना चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। वैसे तू अभी कहाँ जा रहा है? अरे अजय, मैं भला कहाँ जाऊंगा? रामू चाचा के खेत में थोड़ा काम था, उसी के लिए उन्होंने बुलाया है। बस वही काम निपटाने जा रहा हूं। अच्छा अच्छा, तो फिर तू निकल जा रहीम। जल्दी से काम निपटाकर घर लौट जाना। ठंड बहुत बढ़ गई है। मुझे भी थोड़े काम से बाहर गांव जाना है। मैं भी जल्दी जाकर वापस आ जाऊंगा। सच कहूं तो ठंड का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा कहकर दोनों अपने अपने काम की राह पर चल पड़े। रहीम सीधे रामू के खेत पर पहुंचकर काम में लग गए। गरीबी ने उन्हें मजबूर कर दिया था कि इतनी कड़ाके की सर्दी में भी बाहर निकले, पर ठंड इतनी तीखी थी कि वह कांप कांप कर मुश्किल से काम कर पा रहे थे। ठंड तो हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसे ही ठंड बढ़ती रही तो मैं तो बीमार पड़ जाऊंगा, और अगर मैं बीमार पड़ गया तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से कोमल की चिंता अलग है, उसे ढंग के गर्म कपड़े तक नहीं दे पा रहा हूं। समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं।
हे भगवान, आप ही कोई रास्ता दिखा दीजिए। ऐसे ही अपने आप से बातें करते करते रहीम फिर से काम में लग गया। उसने ठंडी हवा की परवाह किए बिना तेजी से अपना काम निपटाया और जैसे ही काम खत्म हुआ वह फौरन घर की तरफ निकल पड़ा। रात का गहरा सन्नाटा है। ठंड का कहर पिछले हर रात से ज्यादा बढ़ चुका है। रहीम और कोमल दोनों एक ही चारपाई पर सिमटकर कांपते हुए बैठे हैं। तभी धीरे से कोमल बोली, आजी, सुनते हो? अगर ठंड ऐसे ही बढ़ती रही ना तो हालात और मुश्किल हो जाएंगे। आपको इतनी कड़ाके की ठंड में मैं कैसे काम पर जाने दूं? आज पूरे दिन जमती हुई हवा में काम करके आए हो। आपका चेहरा तो अभी पूरी तरह लाल पड़ गया है। कहीं बुखार न चढ़ जाए, नहीं तो हालत और बिगड़ जाएगी। भाग्यवान, मैं क्या करूं? काम छोड़े बिना तो घर किसी तरह चले ही नहीं सकता। घर का राशन भी लाना है, ऊपर से ठंड का कहर हर दिन बढ़ता जा रहा है। अगर जल्दी से गर्म कपड़ों का इंतजाम नहीं कर पाया तो हम दोनों ही बीमार पड़ जाएंगे। आज तो किसी तरह रामू चाचा के खेत का काम निपटा दिया और कल हरनाम चाचा ने बुलाया है। बस देखते हैं कल कितना मेहनताना मिलता है, उसी पर आगे का सहारा टिका है। हाँ जी, आपकी बात भी सही है। पता नहीं भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। एक तरफ ठंड और दूसरी तरफ गरीबी। अरे भाग्यवान, तुम इतनी चिंता मत करो। मुश्किलें तो हर किसी के जीवन में आती ही हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम रुक जाएं, आगे बढ़ना ही पड़ता है। यही जीवन का रास्ता है। और सुनो भाग्यवान, एक दिन भगवान जरूर कोई न कोई चमत्कार करेंगे। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा जी। लेकिन देखिए, आप तो बहुत कांप रहे हैं। चलिए मेरे साथ रसोई में चलिए। मैं अभी खाना बनाती हूँ और आप चूल्हे के पास बैठ जाइए। आग की गर्मी से आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी। ऐसे ही ठंड से बचने के लिए दोनों रसोई में चले गए। उन्होंने चूल्हे पर खाना चढ़ा दिया और फिर धीमी धीमी आग की गर्मी में चूल्हे के पास बैठकर राहत महसूस करने लगे। भाग्यवान, अब जाकर थोड़ी राहत मिली। इस कड़ाके की ठंड में चूल्हे की आग के पास बैठकर जो सुकून मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। पता है भाग्यवान, जब मैं छोटा था तब जब माँ खाना बनाती थी तो मैं भी चुपके से उनके पास जाता था और आग के पास बैठ जाता था। अच्छा जी, तो इसका मतलब जब आप छोटे थे तब काफी शरारती भी थे। खैर, आपने बिल्कुल सही कहा। इस ठंड में चूल्हे की आग के पास बैठने का मजा ही कुछ और है। एक तरफ खाना पक रहा है और दूसरी तरफ हम दोनों को इस आग की गर्मी से अच्छी खासी राहत मिल रही है। हाँ भाग्यवान, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे जल्द से जल्द गर्म कपड़ों का इंतजाम करना ही होगा, नहीं तो हम दोनों ही बीमार पड़ सकते हैं। देखता हूँ इन दिनों कहाँ कहाँ क्या काम मिल सकता है। जितना भी मेहनत करूंगा, उम्मीद है थोड़ा बहुत पैसा जुट ही जाएगा ताकि ठंड से बचाव हो सके। हाँ जी, ठीक है। लेकिन मेरे लिए इतनी चिंता मत कीजिए। मैं तो घर पर ही रहती हूँ, संभाल लूंगी सब। आप बस थोड़ा बहुत पैसा जोड़कर अपने लिए गर्म कपड़ों का इंतजाम कर लीजिए ताकि काम पर जाते समय आपको ठंड न लगे। आपकी सेहत सबसे जरूरी है जी। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं खूब मेहनत करूंगा और हम दोनों के लिए अच्छे गर्म कपड़े जरूर लेकर आऊंगा। अभी चलो आराम से खाना खा लेते हैं और फिर सो जाते हैं। कल सुबह मुझे हरनाम चाचा के वहां भी जाना है। रहीम के ऐसा कहने के बाद दोनों आराम से खाना खा के सो जाते हैं। अगली सुबह रहीम जल्दी उठकर हरनाम के घर के लिए निकल पड़ा। ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि दिन ब दिन अपना कहर
और भी ज्यादा बढ़ाती जा रही थी। हरनाम चाचा, आपने मुझे बुलाया था, कुछ काम है क्या? हाँ रहीम बेटा, काम तो बहुत है। मैं तो यहाँ बैठकर तेरे ही इंतजार में था। लेकिन रहीम, इतने कड़ाके की ठंड में तू ऐसे ही चल पड़ा? तुझे ठंड नहीं लग रही क्या? थोड़ा गर्म कपड़े पहनकर आना चाहिए था बेटा, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। हरनाम चाचा की बातें सुनकर रहीम ने दुख भरी निगाहों से उनकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, हरनाम चाचा, अब मैं आपको अपने दुख भरे जीवन के बारे में क्या बताऊं? गरीबी ने मेरे परिवार को चारों तरफ से घेर लिया है। चाहे जितनी मेहनत कर लूं, ये गरीबी पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। एक तरफ ठंड का कहर है और दूसरी तरफ घर चलाने के लिए राशन की चिंता। रामचंद्र चाचा की दुकान पर भी बहुत उधारी हो चुकी है। काम करके इतना पैसा नहीं मिल पाता कि पहले उधारी चुकाऊं या गर्म कपड़े ले आऊं या फिर घर के लिए राशन जुटाऊं। समझ नहीं आता किस चीज को पहले संभालूं। रहीम की बातें सुनकर हरनाम चाचा का दिल भारी हो गया। वह खुद बहुत दयालु इंसान थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही रहीम की ओर देखकर कहा, बेटे रहीम, तेरी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं तेरी सारी परेशानियां तो दूर नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर करूंगा कि आज जो काम तू मेरे यहाँ करेगा, उसकी मजदूरी से तू अपने लिए और अपनी भाग्यवान के लिए गर्म कपड़े ले जाना। और रही बात आज के राशन की, वो तू मेरे घर से ही ले जाना। बेटा, अगर ऐसे बिना गर्म कपड़ों के काम करता रहेगा तो बीमार पड़ जाएगा, और अगर तुझे कुछ हो गया तो घर में राशन पहुंचाना और भी मुश्किल हो जाएगा। हरनाम चाचा की बातें सुनकर रहीम के चेहरे पर खुशी झलक उठी और उसने कहा, हरनाम चाचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे लिए इतना सोचकर बोला, ये मेरे लिए बड़ी बात है। अच्छा चाचा, अब आप बताइए, आज क्या काम करवाना है? रहीम बेटा, आज तुझे मेरे सब्जी के खेत से सब्जियां तोड़नी है, और इस बार मैं भी तेरे साथ खेत में चलूंगा। इसलिए ज्यादा देर न करते हुए हमें अभी ही खेत की ओर निकल जाना चाहिए। ठंड बहुत है, तुझे भी जल्दी घर भेजना होगा। हरनाम चाचा की बातें सुनकर रहीम ने सहमति में सिर हिलाया और फिर दोनों साथ साथ खेत की ओर चल पड़े। रहीम और हरनाम दोनों खेत के पास पहुंचे। दोनों कुछ देर तक खेत की ओर देखते रहे। हरनाम चाचा, इस बार तो आपकी सब्जियों की खेती बहुत अच्छी हुई है। हाँ रहीम बेटा, इस बार सब्जियों की खेती पिछली बार से भी बेहतर हुई है। मेहनत करके जब खेत यूं हरा भरा दिखाई देता है ना, तो दिल को बहुत सुकून मिलता है बेटा। हाँ चाचा, बात तो बिल्कुल सही है। हम जैसे लोगों के लिए खेती बाड़ी ही सब कुछ होती है। काश मेरे पास भी अपना थोड़ा सा खेत होता तो शायद इतनी चीजों की कमी महसूस नहीं होती। खैर चाचा, ये सब छोड़िए, आप यहीं रहिए, मैं अभी सब्जियां तोड़ने में लग जाता हूँ। रहीम ऐसा कहकर तुरंत सब्जियां तोड़ने में लग जाता है। ऐसे ही कुछ देर बाद रहीम ने सब्जियां तोड़ लीं और उन्हें एक टोकरी में रख दिया। शाबाश रहीम बेटा, तुमने तो बड़ी अच्छी तरह सब्जियां तोड़ ली। खैर, अब चलो जल्दी घर चलते हैं। तुझे ठंड भी लग रही है। मुझसे पैसे और राशन ले लेना और सीधे घर ही चले जाना। हरनाम के यूं कहने के बाद दोनों घर लौट गए। कुछ ही देर बाद रहीम पैसे और राशन संभालकर चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान लिए घर की ओर बढ़ रहा था। तभी रास्ते में उसे रामचंद्र मिल गया, जिसकी दुकान पर रहीम का उधारी था। अरे रहीम, अच्छा हुआ तू यहीं मिल गया। मैं तो इन दिनों तेरे घर जाने ही वाला था। बताना जरा, तेरे उधारी का क्या हुआ? पूरे 2 महीने होने को आए, अभी तक हिसाब साफ नहीं हुआ।
ऐसे कब तक चलेगा भाई? मुझे मेरे पैसे यहीं अभी के अभी चाहिए। रामचंद्र की बातें सुनकर रहीम के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसके हाथ में पैसे तो थे, पर वे पैसे वह कोमल और उसके गर्म कपड़े खरीदने के लिए लाया था। कुछ पल चुप रहने के बाद रहीम ने हल्के धीमे स्वर में कहा, रामचंद्र चाचा, आप मुझे माफ कर दीजिए। असल में ठंड इतनी बढ़ गई है कि मैं ज्यादा देर काम ही नहीं कर पा रहा। जितना सा काम करता हूँ उससे बस किसी तरह घर का राशन चल रहा है। इतने कड़ाके की ठंड में मैं अपनी भाग्यवान और अपने लिए गर्म कपड़े तक नहीं खरीद पा रहा हूँ। आप कृपया करके और कुछ दिनों की मुझे मोहलत दे दीजिए। मैं आपका उधारी पूरा चुका दूंगा। रामचंद्र स्वभाव से बेहद लालची थे। उन्हें किसी पर जरा सी भी दया नहीं आती थी। रहीम के हाथ में पैसे देखकर उनकी नजर तुरंत वहीं टिक गई। फिर उन्होंने तमतमाते हुए करखत आवाज में कहा, ए रहीम, ये दलीलें जाकर किसी और को सुना देना। तेरे हाथ में पैसे होते हुए भी तू ऐसी वैसी कहानियां घड़ रहा है। जरा भी शर्म नहीं आती क्या? जब तुझे राशन चाहिए होता था सीधे मेरी दुकान पर आकर उधार ले जाता था, और अब जब मैं अपना ही पैसा मांग रहा हूं तो तू बहाने बना रहा है। रामचंद्र की कड़वी बातें सुनकर रहीम का मन बेहद दुखी हो गया। जिन पैसों से वह अपनी पत्नी और खुद के लिए गर्म कपड़े खरीदने का सपना संजोए हुए था, वही पैसे उसे मन न होते हुए भी रामचंद्र को देने पड़े। ठीक है, मुझे मेरे पैसे मिल गए, अब तू जा सकता है। उसके बाद दोनों बिना कुछ और बोले अपने अपने रास्ते की ओर चल पड़े। रात का गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। रहीम चारपाई पर खामोशी से बैठे हैं, दोनों हाथ चिंताओं में बंधे हुए, मानो किसी गहरे सोच में डूब गए हों। कुछ ही देर बाद कोमल रहीम के पास आ गई और चारपाई पर रहीम के पास बैठ गई। अजी, आप किस चिंता में डूबे हुए हैं? क्या आपको कुछ हुआ है? भाग्यवान, अब तुम्हें क्या बताऊं। आज जब मैं हरनाम चाचा के घर काम पर गया था तो उन्होंने हमारे हालात के बारे में सुनकर हम पर दया की। उन्होंने अपने घर से मुझे राशन भी दिया और काम के पैसे अलग से दिए ताकि तुम्हारे और मेरे लिए गर्म कपड़े ले आऊं। लेकिन रास्ते में मेरी मुलाकात रामचंद्र चाचा से हो गई। उनके दुकान की उधारी अभी बाकी थी और जिस तरह से उन्होंने बातें की, मुझे मजबूरन उन्हें वहीं पर पैसे चुका देने पड़े। अरे जी, आप इतनी सी बात के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? इसमें चिंता की क्या बात है? उधारी थी तो आज नहीं तो कल चुकानी ही पड़ती। अच्छा हुआ कि आज ही हिसाब साफ हो गया। और रही बात गर्म कपड़ों की, तो जब भी पैसे आएंगे हम ले लेंगे। वैसे भी अब इस कड़क ठंड में रहने की आदत सी हो गई है। रात को तो हम दोनों वैसे भी चूल्हे के पास बैठते हैं। आग की गर्मी में थोड़ा सुकून भी मिलता है, और आपके साथ दो बातें हो जाएं तो मन और हल्का लगने लगता है। भाग्यवान, सच में तुम्हारे जैसी पत्नी हर किसी को नहीं मिलती। इतना धैर्य, इतनी समझ, ये सब हर किसी में नहीं होता। मैं तो खुद को बहुत किस्मत वाला मानता हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी प्यारी और समझदार पत्नी मिली है। मेरे पास भले धन दौलत ज्यादा ना हो, पर तुम्हारे जैसा साथ हो तो मेरे लिए वही सबसे बड़ी दौलत है। हाँ जी, मैं हमेशा आपके साथ थी और हमेशा आपके ही साथ रहूंगी। आप दिन भर मेहनत करके आए हैं, चलिए थोड़ी देर चूल्हे के पास साथ बैठते हैं। वहीं बैठकर खाना भी बना लेंगे। उसके बाद आराम से खाना खाकर जल्दी सो जाएंगे। आप थक गए होंगे। कोमल के ऐसा कहने पर दोनों रसोई में आ गए। उन्होंने चूल्हे पर खाना चढ़ाया और फिर दोनों आग के पास बैठकर थोड़ी देर आराम करने लगे। भाग्यवान, कल के लिए किसी ने भी काम पर बुलाया नहीं है। सोच रहा हूं कि कल थोड़ा आराम ही कर लूं। सच कहूं तो इस कड़ाके की ठंड में मजबूरी में काम तो करना पड़ रहा है, लेकिन मेरा शरीर अब बहुत कमजोर महसूस करने लगा है। बिना गर्म कपड़ों के खेतों में काम करना और भी कठिन हो जाता है।
ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही है और कब तक ऐसे चल पाएगा यही समझ नहीं आ रहा है। आप मुझे बताएं या न बताएं, मुझे सब समझ में आ जाता है। इस ठंड में घर के काम करना ही मुश्किल हो जाता है, तो ठंडी हवा में खेत पर काम करना कितना कठिन होता होगा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अगर कल कहीं काम नहीं है तो थोड़ा आराम कर लेना ही ठीक रहेगा। लेकिन सुनिए, आप हमेशा मेरे बारे में सोचते रहते हैं, कभी कभी अपने लिए भी सोच लिया कीजिए। अपने लिए कुछ गर्म कपड़ों का इंतजाम कर लीजिए ताकि काम पर जाते समय आपको तकलीफ न हो। आपको यूं ठिठुरते हुए खेत पर जाते देखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कोशिश तो मैं कर ही रहा हूँ भाग्यवान, पर मैं क्या करूँ, किस्मत जैसे कभी साथ ही नहीं देती। आज कितने सपने लेकर हरनाम चाचा से पैसे और राशन लेकर घर लौट रहा था, लेकिन किस्मत को शायद यही मंजूर था कि रामचंद्र चाचा की उधारी आज ही चुका दूं। अब तो कल के लिए भी कोई काम नहीं है। समझ नहीं आता भगवान मेरी किस बात की परीक्षा ले रहे हैं। दिल में बस यही डर लगा रहता है कि कहीं मैं तुम्हें और घर को संभालने में कम न पड़ जाऊं। आप बेकार की बातें सोच रहे हैं। मेरी मानिए, अच्छा ही हुआ कि कल कोई काम नहीं है। अब आप कल पूरे दिन आराम कीजिए और चाहें तो दिन भर इस चूल्हे के पास बैठकर गर्मी ले सकते हैं ताकि आपका शरीर थोड़ा संभल जाए। और सुनिए, ये सब बातें बार बार खुद से मत कहा कीजिए। आप हमेशा अपने बारे में इतनी चिंता जताते हैं और सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आपको ऐसा टूटता सा देखकर। अभी इन फिजूल की बातों को छोड़िए और थोड़ा सुकून से बैठिए। अगली सुबह रहीम चारपाई पर हाथ बांधे हुए बैठा है। पता नहीं आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन दिल कह रहा है कि आज जरूर कुछ अच्छा होने वाला है। खैर, जो भी होगा उम्मीद है अच्छा ही होगा। इसी तरह जब रहीम अकेले बैठकर खुद से बातें कर रहा होता है, तभी अचानक उसके घर उसके ही गांव के हरिचंद चाचा आ पहुंचते हैं। अरे हरिचंद चाचा, आप आइए ना, बैठिए। रहीम के ऐसा कहने पर हरिचंद चाचा चारपाई पर बैठ गए और बोले, रहीम, अच्छा हुआ आज तू मुझे घर पर ही मिल गया। दरअसल मेरे खेत पर थोड़ा काम था। बीज बोने का वक्त भी हो चुका है, इसलिए मैं तुझे बुलाने ही आया था। ये तो और भी अच्छा हुआ कि तू घर पर मिल गया। अब मेरे खेत का सारा काम आज ही पूरा हो पाएगा। हरिचंद चाचा की बातें सुनकर रहीम को थोड़ा अच्छा भी लगा, क्योंकि काम मिलेगा तो राशन के पैसे भी आ जाएंगे। लेकिन मन का एक कोना उदास भी हो गया, क्योंकि कई दिनों से कड़ाके की ठंड में काम करते करते उसका शरीर बेहद कमजोर पड़ चुका था और आज तो उसने पूरा दिन आराम करने का सोचा था। अरे रहीम बेटा, किस सोच में पड़ गया? चलोगे ना बेटा? दरअसल हरिचंद चाचा, आप तो जानते ही हैं कि मेरे घर की हालत इतनी अच्छी नहीं है। कई दिनों से इस कड़ाके की ठंड में बिना गर्म कपड़ों के काम करते करते मेरा शरीर काफी कमजोर हो गया है। इसलिए आज मैंने पूरे दिन आराम करने का सोचा था। तेरी बात भी सही है रहीम बेटा, लेकिन तू चिंता मत कर। काम ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा हिस्सा बाकी है। 2-3 घंटों में आराम से हो जाएगा। और अगर आज ये काम पूरा हो गया तो मैं कल बीज भी लगा पाऊंगा। इसी दौरान रहीम और हरिचंद चाचा की बातें चल रही होती हैं कि तभी कोमल वहां आ जाती है। अरे हरिचंद चाचा, आप कब आए और आप कैसे हैं चाचा? बेटी, मैं तो ठीक हूँ। दरअसल मेरे खेत में 2-3 घंटे का थोड़ा सा काम बाकी है। उसी काम को करने के लिए मैं रहीम को बुलाने आया था। अरे जी, अगर थोड़ा सा ही काम बाकी है तो आप जाकर कर आइए। हरिचंद चाचा भी आपसे उम्मीद करके ही आए हैं, उन्हें ज्यादा देर तक इंतजार न करवाइए। कोमल के ऐसे कहने पर रहीम हरिचंद चाचा के साथ जाने के लिए मान गया। उसके बाद हरिचंद चाचा और रहीम दोनों खेत की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद रहीम और हरिचंद चाचा खेत के किनारे पहुंच गए,
जहां हल्की ठंड के बीच काम शुरू करने की तैयारी हो रही थी। तो रहीम बेटा, तुम यहाँ खेत का जो थोड़ा बहुत काम बचा है उसे आराम से पूरा कर देना। मैं अभी बीज लाने बाजार जा रहा हूँ। तुम काम खत्म करते ही सीधे घर चले जाना। ठंड बढ़ रही है। और हाँ, तुम्हारे पैसे मैं तुम्हें कल दे दूंगा। ठीक है हरिचंद चाचा, आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं यहाँ का काम ध्यान से पूरा कर दूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। उसके बाद हरिचंद चाचा वहां से चले जाते हैं और रहीम अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही जब रहीम दूसरी ओर कुदाल चला रहा था, तभी अचानक टक की आवाज आई, जैसे कुदाल किसी पत्थर से टकरा गई हो। रहीम ने हैरानी से कुदाल एक तरफ रखी और ध्यान से जमीन को देखा। कुछ ही क्षण बाद उसकी नजर दो चमचमाते सोने के टुकड़ों पर पड़ी। ये देखकर रहीम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह मुस्कुराते हुए बोला, हे ऊपर वाले, आपने तो आज सचमुच चमत्कार कर दिया। सुबह से ही मन में एक अजीब सी उम्मीद थी कि कुछ अच्छा होने वाला है, और आपने वह पूरा कर दिया। हरिचंद चाचा का भी भला हो, जिनके कहने पर मैं आज काम पर आ गया। आपका लाख लाख शुक्रिया ऊपर वाले, आपने मेरी किस्मत ही बदल दी। ऐसे ही उस दिन रहीम के जीवन में मानो एक बड़ा चमत्कार हो गया। उन सोने के टुकड़ों की वजह से उसके घर की हालात धीरे धीरे सुधरने लगी। जो चीजें पहले कमी के कारण अधूरी रह जाती थीं, वे अब पूरी होने लगी। राशन की चिंता खत्म हुई, घर में फिर से रौनक लौट आई और दोनों पति पत्नी के चेहरों पर पहले जैसी मुस्कान खिलने लगी। रहीम और उसकी पत्नी अब हर दिन ईश्वर का धन्यवाद करते हुए, एक दूसरे का साथ निभाते हुए खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।